नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर हीरे की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। एक ऐसा हीरा जिसने न जाने कितनी सल्तनतें देखी, कितनी जंगें देखी। कोहिनूर। हमारे पास कोहिनूर एक हीरे की महागाथा किताब के कुछ अंश हैं और आज हम इसी के सफर को समझने की कोशिश करेंगे, भारत की गोलकोंडा खदानों से लेकर आज लंदन के टावर तक। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रकाश का पर्वत कैसे इतिहास का इतना बड़ा गवाह बना। शुरुआत कहाँ से करें? मतलब किंवदंतियां तो कहती हैं 5000 साल पहले, पर असल में हाँ देखिए, किंवदंतियां तो हैं, लेकिन अगर हम लिखित या दर्ज इतिहास की बात करें तो 13वीं सदी का जिक्र मिलता है। तब ये दक्षिण भारत में काकतीय राजवंश के पास था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये किसी राजा के ताज में नहीं था। ये वारंगल के एक मंदिर में देवी की मूर्ति की आंख की जगह पर लगा था। ओह, तो मतलब शुरू में ये एक पवित्र चीज थी, कोई शाही खजाना नहीं? बिल्कुल। तब इसकी पहचान आस्था से जुड़ी थी, न कि दौलत या ताकत से। लेकिन 14वीं सदी आते आते हालात बदले। दिल्ली सल्तनत ने इसे हासिल कर लिया और फिर कहानी और आगे बढ़ती है। हाँ, फिर मुगल आ गए। 1526 पानीपत की लड़ाई। सही। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, मुगल सल्तनत की नींव रखी और ये हीरा उसके हाथ लग गया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। बाबर का हीरा कहा इसे। और कीमत के बारे में कुछ कहा? हाँ, कहा ना। उसने अंदाजा लगाया कि इसकी कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया 2 दिन में जितना कमाती है उतना। पूरी दुनिया की 2 दिन की कमाई? बाप रे, यहाँ से तो मतलब इसका रुतबा ही बदल गया होगा, पवित्र चीज से सीधे शाही ताकत का सिंबल। बिल्कुल। और फिर शाहजहां ने तो इसे अपने मशहूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन में चढ़वा दिया। वो तो मुगल साम्राज्य की शान का एक चरम बिंदु था। हाँ, और शायद इसी शान ने दूसरों का ध्यान खींचा, जैसे नादिर शाह। हाँ बिल्कुल। ईरान का शासक नादिर शाह 1739 में उसने दिल्ली पर हमला किया। भयंकर लूटपाट हुई। अच्छा। और वो अपने साथ तख्ते ताउस और ये हीरा भी ले गया। कहते हैं कि जब उसने इसे देखा, इसकी चमक देखी, तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर, मतलब प्रकाश का पर्वत। हाँ, तो ये नाम उसने दिया। हाँ, ऐसा माना जाता है। अब ये हीरा एक तरह से जंग में जीती हुई चीज बन गया था। तो नादिर शाह से ईरान ले गया, उसके बाद ये भारत वापस कैसे आया या कहीं और गया? हाँ, नादिर शाह के पास ये ज्यादा दिन नहीं रहा। 1747 में उसकी हत्या हो गई। उसके बाद काफी उथल-पुथल मची और ये हीरा उसके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी, जिसे अब्दाली भी कहते हैं, उसके पास पहुंच गया। अहमद शाह अब्दाली, जिसने अफगानिस्तान साम्राज्य की नींव रखी। वही। तो हीरा अब पहुंच गया अफगानिस्तान और कई दशकों तक ये दुर्रानी वंश के पास ही रहा। फिर पंजाब कैसे पहुंचा? महाराजा रंजीत सिंह के पास आने की कहानी क्या है? 19वीं सदी की शुरुआत में अहमद शाह दुरानी का पोता था शाह शुजा दुरानी। हाँ। वो मुश्किल में था, उसे मदद चाहिए थी, तो उसने मदद के बदले ये हीरा पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। अच्छा, तो एक तरह से डील हुई। हाँ, कह सकते हैं। और रंजीत सिंह के लिए ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं था। हाँ। ये उनके शक्तिशाली सिख साम्राज्य की आन बान शान, मतलब संप्रभुता का प्रतीक बन गया। हाँ, सुना है। वो इसे अपनी बाजू पर बांधते थे। हाँ, खास मौकों पर दिखाते थे। उन्होंने इसे वापस भारत लाकर एक तरह से अपनी ताकत का इजहार किया था। लेकिन ये दौर भी ज्यादा नहीं चला। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद तो सिख साम्राज्य में काफी गड़बड़ शुरू हो गई थी, है ना? बिल्कुल। अंदरूनी लड़ाइयां, साजिशें, और अंग्रेजों की नजर तो थी ही पंजाब पर। ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, उन्होंने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। 2 अंग्रेज सिख युद्ध हुए और यहीं पर वो लाहौर संधि हुई और यहीं से कोहिनूर का सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। सही? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेज कहते हैं कि संधि की शर्तों के तहत महाराजा दिलीप सिंह, जो उस वक्त बालक थे, उन्होंने ये हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट किया या उनसे ले लिया गया। भारतीय पक्ष यही कहता है कि वो संधि बराबरी की नहीं थी। एक हारे हुए कमजोर शासक पर वो शर्तें थोपी गई थीं, तो इसे जबरदस्ती छीना गया था। और ये बहस आज तक चल रही है। हाँ, ये संधि बनाम जबरदस्ती वाली बहस आज भी जिंदा है। खैर, हीरा 1850 में लंदन पहुंचा, महारानी विक्टोरिया को पेश किया गया। सुना उसकी कटाई दोबारा हुई थी? हाँ, कहते हैं कि उसकी जो भारतीय कटाई थी वो उतनी चमक नहीं दे रही थी जितनी यूरोपीय पसंद करते थे। तो प्रिंस एल्बर्ट ने इसे दोबारा कटवाया।
इससे इसकी चमक तो बढ़ गई, पर वजन काफी कम हो गया, ओरिजिनल से काफी छोटा हो गया। हाँ। और एक कहानी ये भी है कि ये मर्दों के लिए मनहूस है, इसलिए ब्रिटेन में सिर्फ रानियों ने पहना। हाँ, ये मान्यता काफी फैली कि जिस भी पुरुष शासक के पास ये रहा उसका अंत बुरा हुआ या साम्राज्य छिन गया। शायद इसी डर से या परंपरा के कारण ब्रिटेन में इसे कभी किसी किंग ने नहीं पहना, हमेशा क्वीन कंसॉर्ट यानी राजा की पत्नी के ताज में ही लगा। और आज कहाँ है ये? आज ये टावर ऑफ लंदन में जो शाही जवाहरात हैं, क्राउन ज्वेल्स, उनका हिस्सा है। खासतौर पर जो दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की माँ, उनके ताज में ये जड़ा हुआ है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटे तो ये सिर्फ एक पत्थर की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इन सब के इतिहास का हिस्सा है ये। और कई लोगों के लिए, खासकर भारत और पाकिस्तान में, ये सिर्फ एक हीरा नहीं, ये उपनिवेशवाद का, लूट का, अपनी खोई हुई विरासत का प्रतीक है। तो इसकी यात्रा अब जमीन पर कम बहसों में, दावों में, यादों और भावनाओं में ज्यादा चल रही है। हाँ बिल्कुल, इसकी कहानी अब भौतिक से ज्यादा भावनात्मक हो गई है। तो एक मंदिर की आंख से शुरू होकर शाही सिंहासन, जंग का इनाम, फिर औपनिवेशिक ताकत का प्रतीक, और अब एक विवादित विरासत, कोहिनूर का सफर वाकई कमाल का रहा है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक निर्जीव चीज, एक पत्थर, इतने सारे जज्बात, वो भी अक्सर एक दूसरे के उलट, अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये हमें इतिहास, ताकत के खेल और किसी चीज पर अपना हक जताने की जो जटिलता है, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, एक हीरा जिसने इतने साम्राज्य देखे, आज एक ताज में है। क्या ये बस इतिहास की एक चीज है, या एक जिंदा याद जिसका कोई अध्याय अभी बाकी है? क्या पता, शायद इसका घर लौटना भी बाकी हो। ये सोचने वाली बात है।